नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुबह 9 बजे की बड़ी खबरों में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो बड़ी खबर जिस पर दिन भर रहेगी आपकी नजर। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के बयान के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। आज सुबह सुबह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी चंपत राय से मिलने पहुंचे। चंपत राय के इस्तीफे के बाद पहली बार गोविंद देवगिरी और चंपत राय की मुलाकात हो रही है। कल ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन और बजरंग लाल बांगड़ा भी चंपत राय से मिलने के लिए पहुंचे थे। राम मंदिर ट्रस्ट से बाहर होने के बाद कल चंपत राय का पहला बयान सामने आया है। चंपत राय ने 2 चिट्ठियों के जरिए अपना पक्ष रखा है। पहली चिट्ठी उन्होंने राम भक्तों के नाम लिखी जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति साफ की है, जबकि एसआईटी को भी उन्होंने एक खत लिखा जिसमें चढ़ावा चोरी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अनिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया। एसआईटी को भेजे बयान में उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के साथ चढ़ावे की रकम की काउंटिंग और उसे बैंक तक पहुंचाने के लिए जो दूसरा एग्रीमेंट हुआ उसकी उन्हें जानकारी ही नहीं थी। इस एग्रीमेंट पर उनके साइन भी नहीं है। स्टेट बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच जो दूसरा एग्रीमेंट हुआ उस पर अनिल मिश्रा के दस्तखत हैं। चंपत राय के इस्तीफे और इस्तीफे देने के बाद चंपत राय का जो बयान सामने आया, साथ ही जो एसआईटी को उन्होंने लेटर लिखा, इसके सामने आने के बाद आज सुबह सुबह कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज जी चंपत राय से मुलाकात करने के लिए अपने घर से निकलकर सुबह सुबह तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचे हैं। तीर्थ क्षेत्र भवन के अंदर चंपत राय रहते हैं और आज सुबह लगभग 7:15 बजे के आसपास गोविंद देवगिरी महाराज जो हैं वो आज तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचे हैं। चंपत राय यहां पर मौजूद है। चंपत राय से बातचीत की जा रही है, उनके साथ एक बैठक चल रही है। असल में चंपत राय ने जब इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे के बाद गोविंद देवगिरी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बयान भी दिया और अनिल मिश्रा की लापरवाही इस पूरे चंदा चोरी केस के अंदर उन्होंने बताई। हालांकि चंपत राय को लेकर उनकी जो बातें थी वो यही थी कि चंपत राय की इसके अंदर कोई लापरवाही नहीं है। चंपत राय से फिलहाल ये बैठक जो है चल रही है। असल में इस्तीफा होने के बाद चंपत राय ने कल अपना एक बयान जारी किया। उस बयान में ये कहा कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जब एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद मैं क्रमानुसार अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दूंगा। और उसके बाद एक एसआईटी को लिखा हुआ लेटर भी चंपत राय का सामने आया जिसमें चंपत राय ने एसआईटी को लेटर लिखते हुए कहा कि एसबीआई बैंक की पूरी जिम्मेदारी थी, एसबीआई बैंक ने एसओपीज को फॉलो नहीं करवाया। साथ ही जो एक एसओपीज का यानी कि जो दिशा निर्देश का एक लेटर बना था 2025 में, उसमें चंपत राय ने कहा कि उनके हस्ताक्षर नहीं थे, बिना उनकी जानकारी के सब कुछ हुआ और इसमें पूरी लापरवाही उन्होंने अनिल मिश्रा और साथ ही एसबीआई बैंक पर डाल दी। इस लेटर के बाहर आने के बाद सुबह सुबह गोविंद देवगिरी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उनका तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचना और यहां पर चंपत राय से उनकी जो बैठक चल रही है उसके क्या मायने हैं, इस बैठक के बाद पता चलेगा। साथ ही यह भी पता लगा है कि गोपाल राव भी फिलहाल तीर्थ क्षेत्र भवन के अंदर मौजूद है। हालांकि जो बैठक चल रही है चंपत राय और गोविंद देवगिरी महाराज की, उस बैठक में गोपाल राव को शामिल नहीं किया गया है। इस बैठक के बाद किस तरीके के कोई बयान गोविंद देवगिरी महाराज के निकलकर सामने आते हैं वो देखना होगा, क्योंकि अपने पत्रों के माध्यम से चंपत राय ने खुद को पाक साफ बताने की कोशिश करते हुए पूरी जिम्मेदारी एसबीआई बैंक और साथ ही अनिल मिश्रा के ऊपर डाल दी है। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, अयोध्या। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही, पहले आपको वो बता दें, बंगाल में रेप के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। आरोपी प्रभास मंडल एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बरुईपुर रेप का ये आरोपी था प्रभास, जिसे एनकाउंटर में मार दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बरुईपुर में एक रेप हुआ था, उस रेप का आरोपी प्रभास मंडल, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ओंकार हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, ये एनकाउंटर कब हुआ, कैसे हुआ और इससे जुड़ी क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, कल रात के 1:15 बजे के करीब पुलिस प्रभास मंडल, जिन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था बारुईपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पे, उनको लेकर रिकंस्ट्रक्शन के लिए उस जगह पे ले जाया गया था जिस जगह से बच्ची का बॉडी रिकवर किया गया था।
उसी रिकंस्ट्रक्शन के दौरान पुलिस का जो कहना है कि उसी दौरान प्रभास मंडल आईओ का जो पिस्टल रहता है उस पिस्टल को छीन कर वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान जब दूसरे पुलिसकर्मी उस जगह पे मौजूद थे, उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई और गोली चलाने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद बारुईपुर अस्पताल में उन्हें ले जाया गया और बारुईपुर अस्पताल में ले जाने के बाद प्रभास मंडल जो कि रेप के आरोपी है उनको मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टर द्वारा। यानी कि कल रात के 1:15 बजे का ये घटना है जब उन्हें रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसी स्पॉट पे ले जाया गया था जिस जगह से बच्ची का बॉडी रिकवर हुआ था, यानी कि उस तालाब के पास। रिकंस्ट्रक्शन के दौरान जैसे कि वो पिस्टल लेकर भागने की कोशिश किया और दूसरे पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे और उनको भागने से रोकने के लिए उन्हें गोली चलानी पड़ी मजबूरन। तो गोली चलाने के बाद उन्हें उस जगह से सीधा अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में ले जाने के बाद प्रभास मंडल को मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने। जैसे कि देखा गया था कि इस घटना में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कल बारुईपुर एसपी ऑफिस में जाकर। तो उसी दौरान ये केस कैसे हुआ था, कौन कौन शामिल थे और इसके पीछे कौन है, इसी के लिए रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रभास मंडल जो कि वन ऑफ द एक्यूज्ड है, उन्हें कल देर रात 1:15 बजे उसी तालाब के पास लेकर जाया गया था जिस जगह से बच्ची का बॉडी रिकवर किया गया था। तो उस जगह में रिकंस्ट्रक्शन के दौरान काफी सारे पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। तो उसी बीच प्रभास मंडल जो कि एक्यूज्ड है वो भागने की कोशिश किया और इसके साथ साथ जो गन रहता है पुलिस के पास आईओ के, ओंकार ये वही मामला है ना जिसमें एक बच्ची अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही थी और उसी बच्ची की दोस्त के पिता और दोस्तों ने मिलकर इसके साथ दुष्कर्म किया। अगर ये वही मामला है तो इसमें तो पुलिस ने कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की थी, उनके बारे में क्या अपडेट है? जी देखिए, ये वही मामला है जो एक 11 साल की बच्ची जो अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकली हुई थी और उसके बाद वो वापस नहीं आया। उसके पिता सारा रात उनको खोजते रह गया लेकिन वो घर नहीं वापस नहीं आया। उसके बाद वाला दिन सुबह के 5 बजे उस बच्ची का बॉडी रिकवर किया गया उसके घर के करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर एक तालाब में। तो ये इसी दौरान ये पूरी घटना में टोटल अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था इस प्रभास मंडल को। ये वही प्रभास मंडल है जो कि उन पिता के साथ जाकर उस तालाब को दिखाया था कि जिस जगह पे उस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। तो इसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था और इस मामले पे जुड़े और एक शख्स थे जिसका नाम इंद्रजीत मंडल है, जिनको शक के दौरान जो गांव वाले थे वो पीट कर हत्या कर दिया था। तो ये पूरी घटना में जैसे कि देखा गया था पूरी बारुईपुर इलाके में लगभग एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गरमाया गया था मामला। तो इसके बाद पूरा बंगाल इस वक्त जो देखा जा रहा है कि इस घटने के जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए लगातार सड़कों पे उतर रहे लोग। तो इसी दौरान जैसे कि देखा गया इस प्रभास मंडल के अलावा आनंद सरदार जो कि प्राइम एक्यूज माना जा रहा है उनको भी परसों गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा टोटल जो अभी तक कुल गिरफ्तारी हुई है वो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो इसमें से प्रभास मंडल को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। तो इस प्रभास मंडल को साथ में ले जाकर थोड़ा सा एक बार फिर से जरा क्लियर कीजिए। एक को तो भीड़ ने आरोपी को भीड़ ने पीट करके मार दिया था, एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया है, कुल 3 आरोपी हैं, एक जेल में बंद है। अभी कुल 3 हैं या इससे ज्यादा हैं? देखिए अभी तक 2 आरोपी जेल में पुलिस कस्टडी में है क्योंकि इसके अलावा आनंद सरदार जो कि मुख्य आरोपी पुलिस के तौर पे माना जा रहा है, इसके अलावा और एक आरोपी भी पुलिस के कस्टडी में है जिसको पूछताछ फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन ये प्रभास मंडल वही शख्स है जिसे सबसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के दौरान वो बच्ची किस जगह पे है उस जगह को वो दिखा दिया था कि इस जगह पे बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। तो उसके बाद जैसे कि देखा गया पुलिस लगातार उसे पूछताछ कर रहा था। इसके अलावा कल देर रात 1:15 बजे उनको लेकर रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसी जगह पर पुलिस पहुंची और इस पूरी रिकंस्ट्रक्शन के दौरान जैसे कि पुलिस का कहना है कि
वो फायर आर्म छीन कर उस जगह से भागने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर तो अच्छी इसी बात यह है दौरान कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई है, बहुत तेजी से काम करते हुए एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। एक आरोपी भीड़ के जरिए उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी, जैसे कि पूरी डिटेल हमें ओंकार बता रहे हैं। और ये वही मामला है जिसमें बरुईपुर जाना चाहती थी ममता बनर्जी, और उनका ये इल्जाम था कि सुरक्षा के बहाने उनको घर से नहीं निकलने दिया गया। शुक्रिया ओंकार। एक बार फिर से अयोध्या की बात कर लेते हैं। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच में अब और स्पीड आ गई है, इसमें तेजी पकड़ ली गई है। आज सुबह सुबह अयोध्या पुलिस ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। अयोध्या पुलिस आज सुबह करीब 7:15 बजे अयोध्या जेल पहुंची। वहां से 3 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को एक दिन की कस्टडी, एक दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही इन तीनों को उनके ठिकानों पर पुलिस लेकर जाएगी और इन ठिकानों से गबन के सबूत की बरामदगी करने की कोशिश पुलिस करेगी। अनुकल्प मिश्रा की हाल ही में खरीदी गई प्रॉपर्टीज पर भी पुलिस की नजर है। पुलिस अनुकल्प को उसके नए घर और गाड़ी को लेकर भी पूछताछ कर सकती है। जरूरत पड़ने पर इन जगहों की तलाशी भी ली जाएगी। पुलिस ने रविवार को जेल में 5 आरोपियों से पूछताछ की थी। इस पूछताछ में कई बातें सामने आई, इसीलिए अब तीनों को पुलिस ने एक बार फिर से रिमांड पर लिया है और जेल से बाहर ला करके उनसे पूछताछ करने की तैयारी है। और आमने सामने भी पुलिस इनसे पूछताछ बिठा करके करेगी, ताकि आपस में जो तालमेल है उसके राज भी सामने आ सके कि आखिर ये लोग कैसे मिलकर के इस चोरी का पूरा खेल अंजाम दे रहे थे। अनुकल्प मिश्रा रिमांड पर, लवकुश मिश्रा रिमांड पर, करुणेश पांडे रिमांड पर। चढ़ावा चोरी के इन 3 आरोपियों से आज रिमांड में पूछताछ होनी है। तीनों इस वक्त अयोध्या की जेल में बंद हैं। तीनों की रिमांड की अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर दी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अयोध्या पुलिस आज क्या क्या करने वाली है। आरोपियों को उन ठिकानों पर ले जाया जाएगा जहां चढ़ावा चोरी की रकम के सुराग मिले हैं। आरोपियों के ठिकानों से प्रॉपर्टी के कागजात या चोरी किया गया कीमती सामान बरामद करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने तीनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड अदालत से मांगी थी। रिमांड से पहले तीनों से जेल में रविवार को पूछताछ की गई। इसी पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं, इसीलिए इन तीनों को जेल से बाहर निकालकर अलग अलग ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। रविवार को हुई पूछताछ में लवकुश, अनुकल्प और करुणेश के बैंक खातों के बारे में जानकारी मिली है। इन अकाउंट्स में जमा रकम उनकी आमदनी से कहीं ज्यादा मिली है। पुलिस को ये पता लगाना है कि बैंक में जमा रकम चढ़ावा चोरी की है या फिर ये पैसा कहीं और से आया है। एसआईटी ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में लिखा है कि काउंटिंग करने वालों की सैलरी 20,000 थी और कटकर इनके हाथ में केवल 15,000 रुपए आते हैं। एसआईटी ने भी इनके बैंक खातों की डिटेल खंगालने के बाद अपनी रिपोर्ट में हैरानी जताई है। अब पुलिस भी उसी लाइन पर चल रही है। ये तीनों इसलिए भी रेडार पर हैं क्योंकि चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,000 की रकम बरामद हो चुकी है। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 की रकम मिली है, तो वहीं करुणेश पांडे से 18 लाख से ज्यादा चोरी की रकम रिकवर की गई थी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि बैंक खातों में भी इनके पास अच्छी रकम है। अब बैंक के रिकॉर्ड इन आरोपियों के सामने रखे जाएंगे और उन्हें ये हिसाब देना होगा। पुलिस की जांच में अनुकल्प मिश्रा को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। अनुकल्प ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने के बाद 17 मई 2025 को एक कार खरीदी, जिसे इस चोरी के रकम से जोड़े जाने की जांच की जा रही है। अयोध्या में अनुकल्प का एक मकान मिला है, जिसे उसने करीब 40 लाख रुपए में खरीदा था। पुलिस जांच में सामने आया कि अनुकल्प चोरी के रकम से करीब 2 करोड़ रुपए में 20 बीघा जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहा था और इसका सौदा भी तय हो चुका था। पुलिस को अनुकल्प मिश्रा और दूसरे आरोपी लवकुश मिश्रा के बैंक खातों और चैट डेटा की जांच से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। पुलिस इन दोनों के ठिकानों पर छापेमारी करके पहले भी सुराग तलाश चुकी है। अनुकल्प ने ही अपने साले लवकुश को राम मंदिर में काउंटिंग के काम में लगवाया था। उससे पहले लवकुश मैकेनिक का काम करता था। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में लवकुश का एक आलीशान 3 मंजिला मकान बनता हुआ मिला है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई है।
लवकुश ने अक्टूबर 2025 में अयोध्या शहर से सटे बनीपुर गांव में करीब 25 लाख की जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी थी। इसके कागजात पुलिस ने जब्त किए हैं। लवकुश के बैंक खातों की जांच में लाखों रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। लवकुश को करीब 17,000 रुपए सैलरी मिलती थी और वो 1.5 करोड़ रुपए का घर बनवा रहा था। इस मकान को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इससे पहले अयोध्या पुलिस अविनाश शुक्ला को रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है। उसे उन जगहों पर ले जाकर पूछताछ की जा चुकी है जहां वो चढ़ावा चोरी के पैसों का बंटवारा करते थे और अब आज 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले रही है। इन्हें भी पुलिस उन जगहों पर ले जाएगी जहां जहां इनके पैसा लगाने या छुपाने के सुराग मिले हैं, ताकि चढ़ावा चोरी के पैसे रिकवर किए जा सकें। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अभय पराशर इस वक्त सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय, जिन 3 आरोपियों को आज पुलिस को जेल से बाहर निकालना है, कस्टडी जिनकी मिली है पुलिस को, क्या उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और आगे पहली कार्रवाई क्या होने जा रही है? देखिए बिल्कुल हुसैन, आज अयोध्या में 2 डेवलपमेंट है। पहली डेवलपमेंट 3 आरोपी जिसमें अनुकल्प, लवकुश और साथ ही करुणेश, इन तीनों को एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए इनकी कस्टडी अयोध्या पुलिस को मिल गई है। आज सुबह जो यहां के सीओ हैं वो पहुंचे अयोध्या जिला कारागार जहां है, वहां पर तीनों को कस्टडी में ले लिया गया है और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। ये जो तीनों आरोपी हैं ये इसलिए अहम है, एसआईटी की रिपोर्ट में भी जिक्र है कि जब अविनाश शुक्ला और साथ ही मनीष यादव लगातार चोरी करते थे, पैसों को अपनी जेब में भर के, अपनी जुराबों में भर के वहां से निकालते थे, तो उनकी मदद करने में इन तीनों का अहम रोल है। अनुकल्प ने अपनी हाल में ही प्रॉपर्टी बनाई, लवकुश ने हाल में ही अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदकर एक 3 मंजिला मकान वो तैयार कर रहा था। तो इन सबकी प्रॉपर्टी कितनी कितनी है उसको खंगालना है। इनसे रिकवरी जो हुई थी वो तो ट्रस्ट ने करके दी थी, लेकिन इनके जो गांव हैं वहां पर भी इनकी काफी प्रॉपर्टी है जहां पर पुराने मकान को इन्होंने रेनोवेट किया है। और दूसरी डेवलपमेंट जो है वो हम आपको दिखा दें। इस वक्त मैं मौजूद हूं तीर्थ क्षेत्र भवन में जहां पर चंपत राय रुके हुए हैं। पुलिस भी लगातार यहां पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद है और वो इस वजह से है क्योंकि आज जो कोषाध्यक्ष हैं वो सुबह सुबह अपने घर से निकले और निकलने के बाद फिलहाल तीर्थ क्षेत्र भवन के अंदर इस वक्त चंपत राय और साथ ही जो कोषाध्यक्ष है उनकी एक बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। और जब पहला बयान जब निकलकर सामने आया, उस बयान के बाद जो एसआईटी को जो लेटर लिखा था चंपत राय ने, उसमें एक तरीके से सारी जिम्मेदारी एसबीआई बैंक के ऊपर लगाई थी और एसबीआई बैंक के अलावा अनिल मिश्रा के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी ये लगाई गई थी। जिसके बाद आज सुबह सुबह गोपाल राव भी बताया जा रहा है कि इसी तीर्थ भवन के अंदर मौजूद है, हालांकि वो बैठक में शामिल नहीं है। गोविंद देवगिरी जो है कोषाध्यक्ष 7:15 बजे यहां पर पहुंचते हैं और अभी तक उनकी बैठक चल रही है। थोड़ी देर में यहां से निकलने वाले हैं। ठीक है, बैठक जब खत्म होगी उस बैठक पर हम आपसे अपडेट लेंगे। और अगर वहीं तीनों आरोपियों की बात की जाए उनसे, क्योंकि पुलिस अब पूछताछ करेगी, उनको अलग अलग जगहों पर ले जाकर रिकवरी की कोशिश होगी, उससे जुड़ा हुआ अपडेट भी हम आपसे लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अभय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है जहां एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच हालात खराब हो रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर यह हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाजों पर हुए हमले के बाद किया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान ने जिस तरीके से ये हमला किया 3 कॉमर्शियल जहाजों पर, उसके जवाबी कार्रवाई के तौर पर यह हमला हुआ है और इसकी वजह से जो इंटरिम डील हुई थी उस पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका ने यह हमले ईरान के पोर्ट्स, फैसिलिटीज और मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाकर किया है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, सिरीक और केशम आइलैंड पर ये हमले किए हैं जहां पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। इसके अलावा यहां पर जो पोर्ट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। अमेरिका ने कल आधी रात के बाद और आज तड़के ये हमले किए। अमेरिकी सेना के टारगेट लिस्ट में ईरान के पूरे स्टेट आर्सनल शामिल हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस, तटीय निगरानी, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, एंटी शिप क्रूज मिसाइल साइटें और ड्रोन लॉन्चर साइट्स के अलावा बंदरगाहों की सुविधा है जिसे टारगेट किया गया है।
यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ईरान पर हुए हमले की पुष्टि की गई है। अमेरिकी सेना की तरफ से कहा गया कि ये हमले ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए गए। यूएस के ये हमले उन 3 कॉमर्शियल जहाज़ों पर ईरान के हमलों के जवाब में है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे और उन पर प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान की यह आक्रामकता गैर जरूरी और खतरनाक थी और ये सीज फायर का एक तरह का उल्लंघन है। इसी बीच ईरान ने भी अमेरिका के इस हमले का जवाब दिया है। खबर है कि ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के जहाज को निशाना बनाकर एंटी शिप क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स दागे। जानकारी ये भी है कि ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जहाज कम से कम 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और कई ड्रोन से अटैक कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल ईरान के इन हमलों से अमेरिकी नौसेना के जहाज को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। इसकी जानकारी भी अभी कोई आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी योग्याकर्ता में प्राम्बनन मंदिर का दौरा करने वाले हैं। 9वीं शताब्दी में यह मंदिर बना था, प्राम्बनन मंदिर, और ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कैंपस है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही पूरे परिसर में ब्रह्मा विष्णु के मंदिर समेत कुल 240 मंदिर हैं। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियों को बेहद सुंदर तरीके से नक्काशी के जरिए उकेरा गया है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर ये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की कि वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मिलकर योग्यकर्ता में 1000 साल पुराने प्राम्बानन मंदिर के संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। इंडोनेशिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्मारक को भारत और इंडोनेशिया को 1000 से ज्यादा सालों से जोड़ने वाले गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का एक और शानदार सबूत बताया था। प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन भारत और इंडोनेशिया ने डिफेंस सेक्टर में बड़ा समझौता किया। दोनों देशों के बीच लगभग $600 मिलियन कीमत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सप्लाई का बड़ा समझौता हुआ है। इसके साथ ही इंडोनेशिया भारतीय डिफेंस सिस्टम का एक प्रमुख खरीदार बन गया है। इसके साथ ही भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इंडोनेशिया की डिफेंस कंपनी रिपब्लिक कॉर्प के बीच अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम और उन्नत रक्षा तकनीक ट्रांसफर करने को लेकर भी डील हुई है। दोनों देश मलक्का स्ट्रेट के पास रणनीतिक रूप से सबांग पोर्ट को संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमत हुए। ये पोर्ट भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट के करीब है और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया के स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मैग्नेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करेगा। IIM बैंगलोर इंडोनेशिया में अपनी ब्रांच खोलेगा। वहीं इंडोनेशिया में चुनाव कराने के लिए भारत वहां के लिए स्पेशली EVM को भी डेवलप करेगा। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड बिंतांग आदिपूर्णा से भी नवाजा। पीएम मोदी को अब तक 35 देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को एड्रेस किया। भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किया और संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही। भारत के पहले प्रधानमंत्री संसद को संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी बने हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। और अब खबर मॉनसूनी आफत से जुड़ी हुई, जहां केरलम के वायनाड में आए लैंडस्लाइड में अब तक कुल 5 लोगों की मौत की खबर है। 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 3 लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन घटनास्थल का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि वायनाड के टनल निर्माण के क्षेत्र में मीनाक्षी पुल के पास ही ये लैंडस्लाइड हुआ। हजारों टन पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया, जिसका खौफनाक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। केवल 30 सेकंड में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि सब बर्बाद हो गया।
इंसान से लेकर गाड़ियां तक सब तिनके की तरह मलबे में बहते चले गए। और तबाही को देख जो जितनी स्पीड में भाग सकता था उसने भागकर अपनी जान बचाई। डराने वाली तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां भारी बारिश के बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ हजारों टन मिट्टी तेज बहाव के साथ आबादी वाले इलाके में आ गई, जिसकी चपेट में आकर बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बह गई, तो कुछ लोगों को भागने तक का वक्त नहीं मिला। हादसा मेपाडी के मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ, जहां मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी, जिसके पास ही मजदूरों के रहने के लिए टेम्परेरी कैंप बनाया गया था। 2 बसों में भरकर मजदूर काम के लिए लाए गए थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से टीला और पास की पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया। भारी मलबा नीचे की ओर आया और इस मलबे में मजदूरों की बस और उनका टेम्परेरी कैंप दब गया। हादसे के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि कुछ मजदूरों की मौत हो गई, तो अभी भी कुछ लोग लापता हैं। ऐसे में पूरी रात एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। ये हादसा और भी भयानक हो सकता था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते सोमवार से ही सुरंग कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था। ऐसे में मौके पर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। वहीं आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन दोपहर 1 बजे भूस्खलन वाली जगह का दौरा करेंगे। दूसरी ओर अब इस प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पर केस हो सकता है। सरकार का मानना है कि टनल के मलबे को हटाने के लिए एसओपी का पालन नहीं किया गया। टेम्परेरी शेल्टर वाली जगह पर ही मलबे का पहाड़ बना दिया गया। कुदरत का कहर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बरपा, जहां लैंडस्लाइड के बाद आए फ्लैश फ्लड ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। सैलाब इतना भयानक था कि मलबे में जगह जगह गाड़ियां दब गईं। घरों से लेकर दुकानों तक में कई फीट मलबा भर गया। कुछ गाड़ियां मलबे के साथ बहकर चिनाब नदी में चली गई। तो वहीं सड़क पर भारी भरकम बोल्डर आने से डोडा किश्तवाड़ हाईवे बंद हो गया। देश भर में बाढ़ बारिश से इस वक्त हाहाकार मची है। मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। शहर शहर सड़कें समंदर में बदल चुकी हैं। रेलवे सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हैं और इससे हजारों यात्रियों को अब भारी परेशानी हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आज दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है, तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें, अलर्ट रहें। मूसलाधार बारिश के बीच यात्रियों से भरी बस पानी में फंस गई, तो कहीं तेज धार कार को बहा ले जाने पर आमादा है। रेस्क्यू कर लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। कहीं स्टेशन पानी में डूबा है, तो कहीं कमर तक सड़कों पर पानी भरा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड ने आफत मचाई हुई है, तो मैदानी इलाकों में बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। मूसलाधार प्रहार ने महाराष्ट्र से गुजरात और दिल्ली से मध्य प्रदेश तक हालात आउट ऑफ कंट्रोल कर दिए हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। करीब 15 राज्य में हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नवसारी की सड़कें भी दरिया बन गई हैं, जिस वजह से देर रात पानी से लबालब भरी सड़क पर 50 यात्रियों को लेकर जा रही बस अचानक फंस गई। हालांकि सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। बस के अलावा एक कार भी पानी के तेज बहाव के बीच फंस गई। पानी की धार ऐसी कि वो कार को बहा ले जाने पर आमादा थी। हालांकि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। नवसारी के अलावा सूरत के हाल और बेहाल है। सड़कें समंदर बन गई हैं। कमर तक
पानी भरा है, गाड़ियां बंद हो जा रही हैं और लोग जान हथेली पर लेकर उसी में जाने को मजबूर हैं। वहीं मुंबई के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। लगातार बारिश की वजह से एक बार फिर से अंधेरी सबवे बंद पड़ा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 12 घंटे की राहत देने के बाद एक बार फिर से मुंबई में बारिश ने अपना जोर पकड़ लिया है। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे पर मौजूद हैं और पिछले 1 घंटे से हो रही तेज बारिश के बाद इस वक्त आप देखिए कि अंधेरी सबवे एक बार फिर से जलमग्न हो गया है। एक बार फिर से इसे आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है और पिछले 1 घंटे से हो रही तेज़ बारिश की वजह से कई जगहों पर अब धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पिछले 48 घंटों से जिस तरीके की स्थिति थी, पिछले 6 दिनों में जिस तरीके के हालात मुंबई के लोगों ने देखे, एक बार फिर से उसी तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आएगी। हालांकि पिछले 48 घंटों में बारिश का वेग कम होने की वजह से थोड़ी राहत ज़रूर मिली थी, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से ये प्रेडिक्ट किया है कि कई जगहों पर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 125 mm से ज़्यादा की बरसात होने की संभावना है। ऐसे में अगर बारिश तेज़ होती है तो न केवल रेलवे ट्रैक भरेंगे, वसई विरार के हिस्से भरेंगे, बल्कि मुंबई में भी कई जगहों पर इसी प्रकार से वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब देखना ये होगा कि मौसम का क्या हाल रहता है, क्योंकि अगर यही बारिश रही तो एक बार फिर से मुंबई के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने लॉरेंस गैंग, उसके सहयोगियों गोल्डी ब्रार और जग्गू भगवानपुरिया से जुड़े नेटवर्क को टारगेट करते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत की गई इस कार्रवाई में अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई लोकेशंस पर छापेमारी की गई। 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि ये नेटवर्क हत्या, रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, हथियारों की सप्लाई, मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में शामिल था। इधर अमेरिकी न्याय विभाग ने गैंगस्टर सतिंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी ब्रार पर $50,000 का इनाम घोषित किया है। FBI के मुताबिक गोल्डी ब्रार अमेरिका में मौजूद है और उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाले को $50,000 इनाम राशि दी जाएगी, यानी कि करीब 43 लाख रुपए तक की इनाम की घोषणा है। गोल्डी ब्रार को ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत टारगेट किया गया है और उसे लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप का उत्तर अमेरिका का सरगना बताया गया है। FBI का आरोप है कि ये गैंग अमेरिका, कनाडा और भारत में संगठित अपराधों में शामिल रहा है। बिहार के समस्तीपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। कल देर रात अपराधियों ने शराब कारोबारी प्रभात चौधरी और सनी कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने घर से बुलाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया। पुलिस हत्या के मामले में गैंग वॉर की आशंका जता रही है। प्रभात चौधरी अभी हाल ही में जेल से छूट कर आया था। 2023 में समस्तीपुर जेल में पेशी के दौरान भी प्रभात चौधरी पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस ने मौके से 2 लोडेड मैगजीन और खोखा बरामद किया है। भोपाल पुलिस ने राह चलती युवती से बदसलूकी करने वाले मनचले का वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के अंदर अरेस्ट उसे कर लिया। 7 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बाइक सवार मनचला सरेआम युवती से बदसलूकी करता हुआ पाया गया। भोपाल की अयोध्या नगर पुलिस ने वीडियो पर एक्शन लेते हुए बदमाश की पहचान की और कुछ ही घंटों के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में आरोपी की पहचान अभिषेक विश्वकर्मा के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई केस दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका जुलूस निकाला और फिर उसे जेल भेज दिया। बेकाबू रफ्तार में लग्जरी कार दौड़ाकर ड्राइवर ने कहां बरपाया कहर। जब सड़क चलते सामने आया जंगली मेहमान तो डिलीवरी बॉय ने कैसे खुद की बचाई जान। थाने में रील बनाने वाले सनकी को पुलिस ने कैसे सिखाया सबक। नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए अपने शहर की सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। बेकाबू रफ्तार में कार आई और हाहाकार मच गया। बेकाबू कार पिकअप वैन को टक्कर मारने के बाद उसे घसीटती हुई लाई और पेड़ से जा टकराई। अब दूसरे एंगल से इसी हादसे की तस्वीर को देखिए। बेकाबू लग्जरी कार कैसे पिकअप वैन को टक्कर मारने के बाद घसीटती हुई लेकर आगे बढ़ गई। देखिए जब यह हादसा हुआ तो मौके पर कैसे अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ खून में लथपथ घायल दर्द से कराह रहे थे।
रोंगटे खड़े करने वाली ये घटना महाराष्ट्र के पनवेल के पास तलोजा में हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मंगलवार को पनवेल के तलोजा में दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन भागते वक्त वो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। हादसे के बाद जब लोग घायलों को बचाने में जुटे थे, उसी का फायदा उठाकर ड्राइवर वहां से भाग निकला। तलोजा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एक टीम का गठन कर आरोपी की तलाशी के लिए दबिश दे रही है। चश्मदीदों के मुताबिक हर रोज की तरह सड़क किनारे एक शख्स ने वड़ा पाव की दुकान लगाया था। कुछ ग्राहक वहां खरीदारी के लिए भी खड़े थे। तभी अचानक एक इलेक्ट्रिक महिंद्रा कार बेकाबू रफ्तार में वहां आई और सीधे वहां पाव की दुकान को टक्कर मार दी। इसी के साथ आरोपी ने वहां खड़ी एक टेम्पो, एक रिक्शा और 3 बाइक को भी टक्कर मारी। बेकाबू कार की चपेट में आने से वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बाइक सवार जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सामने कुछ ऐसा दिखा जिसे देख उसने एक झटके में ब्रेक लगा दिया, क्योंकि सामने तेंदुआ था। बाइक सवार को देख तेंदुआ पहले तो घबराया, उसने दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन वापस वो बाइक सवार की तरफ झपटा और झपट्टा मारते हुए दूसरी तरफ भाग गया। तेंदुए के अटैक के रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीर को एक बार फिर से देखिए। बाइक से जा रहे इस डिलीवरी बॉय को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि आज इसकी मुलाकात किस खतरे से होने वाली है। बाइक सवार जैसे ही आगे बढ़ा, सामने से तेजी से आ रहे तेंदुए को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने आव देखा ना ताव बाइक को रोक दिया। इससे पहले कि वो भागने की सोचता, तेंदुए ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही कि तेंदुए के अटैक में वो बच गया। फिर वो इतनी तेजी से भागा मानो वो 100 मीटर की रेस में दौड़ रहा हो। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के बिचौली इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत फैल गई। तेंदुए ने पहले बाइक सवार पर हमला किया, फिर एक घर में घुस गया। स्थानीय लोगों ने फौरन वन विभाग को अलर्ट किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल इलाके के लोगों को घरों में ही रहने की अपील की गई है। थाने में दबंगई दिखाते हुए रील बनाना इस शख्स को महंगा पड़ गया है। कितना महंगा पड़ा है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। रील वाले वीडियो में ये पूरी दबंगई के साथ थाने की सीढ़ियों पर चढ़ता दिख रहा है, लेकिन जब पुलिस ने इसका इलाज किया तो ये उन्हीं सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए उतर रहा है। मामला झारखंड की राजधानी रांची का है। साहिल महतो नाम के शख्स ने रांची के चुटिया थाने में रील बनाई और फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, लेकिन ऐसा करना इस शख्स को महंगा पड़ गया। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, उसे थाने लेकर आई और फिर ऐसा स्वागत किया कि ये लंगड़ाते हुए माफी मांगने लगा। अब तो कभी कुछ गलत नहीं करेंगे सर, वही थोड़ा सा रील बना लिया सर, कुछ गलती नहीं की। क्या रील बनाया था सर? बस अंदर ऐसे हमें किसी की बना लिए सर लोग अंदर था उधर, तो थोड़ा हम सोचे वीडियो बना लेते, अब थोड़ा सा बना लिया, वही बहुत बड़ा गलती, अब तो नहीं करेंगे सर। आरोपी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए उसकी परेड कराई, बाद में बॉन्ड भरवाकर उसे छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक सरकारी दफ्तरों, खासकर थाना परिसर में बिना इजाजत के इस तरह रील बनाना गलत है। अस्पताल के चेंबर में एक शख्स पर कई लोग टूट पड़े हैं। उस पर थप्पड़ और घूंसों की बरसात कर दी गई है। युवक का सिर टेबल पर पटक दिया गया और फिर उसी पर लोग उसे पीटने लगे। अस्पताल में युवक की पिटाई की यह घटना महाराष्ट्र के ठाणे के शास्त्री नगर अस्पताल की है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के नगर सेवक रमेश महात्रे अपने कुछ सहयोगियों के साथ अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों से उनकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर पहले तो कर्मचारी की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। इसके बाद पिटाई का वीडियो बनाने को लेकर वहां तैनात महिला कर्मी के साथ पहले बहस होने लगी, फिर धक्का मुक्की भी की गई।
आरोप है कि भीड़ ने डॉक्टर, नर्स और दूसरे कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब अस्पताल कर्मचारियों में गुस्सा है। वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर रेंग रही गाड़ियों के बीच एक शख्स आगे से आया और उसने आओ न देखा ताओ कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर की पिटाई करनी शुरू कर दी। उस शख्स के पीछे और भी कुछ लोग पहुंचे और कार सवार पर हमला बोल दिया। सब मिलकर कार सवार को बेरहमी से मारने पीटने लगे। उसे खींचकर बाहर निकालने की भी कोशिश की गई। वीडियो को फिर से देखिए। पीली शर्ट पहना ये शख्स कार का दरवाजा खोलकर शख्स को मारने लगा। 3 लोग और आए और मारपीट में शामिल हो गए। बाद में कुछ लोग वहां पहुंचे और बीच बचाव की कोशिश की। ये वीडियो बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का है। जानकारी के मुताबिक कुछ देर पहले कार से दूसरी कार में हल्की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों की गाड़ी ने पीड़ित की गाड़ी का श्रीरंगपटना टोल के मद्दूर तक पीछा किया और फिर हमला बोल दिया। रोड रेज की ये वारदात एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पेट्रोल पंप पर ब्लैक कलर की बिना नंबर वाली स्कॉर्पियो आकर रुकी। कार के सभी दरवाजे खुले हुए थे। थोड़ी ही देर में 2 नकाबपोश आए और गाड़ी में सामान रखकर अंदर घुस गए। इनके पीछे पीछे 4 नकाबपोश और आए और कार में सवार होकर भाग निकले। आपको इस बात का अंदाजा तो लग गया होगा कि नकाबपोशों ने कोई हरकत की है, लेकिन क्या वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये नकाबपोश पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम देकर भागे और जो सामान इन्होंने कार में डाला वो कुछ और नहीं बल्कि पेट्रोल पंप के ऑफिस में रखा लॉकर है। वीडियो यूपी के शामली का है, जहां दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर स्थित जियो पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने हथियारों के दम पर पंप के 2 सेल्समैन को बंधक बनाया और ऑफिस में रखे कैश लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगे। हालांकि जब बदमाशों से लॉकर नहीं खुला तो ये पूरा लॉकर ही उठाकर कार में ले गए और भाग निकले। वहीं घटना के बाद अब जियो पेट्रोल पंप के मैनेजर ने पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।